हेलो एवरीवन। इस सीरीज़ में मैं आपको इजी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे चीज़ें आपको याद करने में आसानी होंगी। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, दैट इज़ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि आपको लक्ष्मीकांत बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके अंदर हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेकर चलेंगे। प्रीलिम्स के पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे और हाँ, इसके अंदर हम सारे चैप्टर्स करने वाले हैं लक्ष्मीकांत के। एंड आपको पता ही है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं साथ साथ, तो ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है कि पीसीएस के एग्ज़ाम में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और आपको ये चीज़ें याद रहेंगी तो आप डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। हाँ, इस सीरीज़ के करने के बाद आपको चीज़ें लगने लगेंगी आसान, क्योंकि आपको हो जाएंगी चीज़ें बहुत जल्दी याद। एंड इस सीरीज़ में सबसे पहले आज हम करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जरूरत पड़ेगी तो उसकी डिमांड पहले उठी होगी ना। डिमांड किसने उठाई होगी पहले, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो उसके लिए हमने याद करने का जो तरीका बनाया है वो है MIN। MIN को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं मिनिमम। कि जो डिमांड उठाई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो बहुत मिनिमम लोगों ने उठाई थी, दैट इज MIN, मिनिमम। और एम से यहाँ पर क्या है, तो एम से यहाँ पर है एमन रॉय। एमन रॉय जी के बारे में आपने पढ़ ही रखा होगा। इन्होंने 1934 में सबसे पहले डिमांड उठाई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। एंड देन इसके बाद अगले साल ही 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड उठा दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ऑफिशियली, ठीक है। एंड देन 1938 के अंदर अगेन नेहरू जी ने रिएटेट करा था कि भैया हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिससे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। और इसके लिए इन्होंने बोला था कि जो इसके जो मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे होने चाहिए, ठीक है। हो गया ना आसान। सो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड उठी, देन ब्रिटिश का रिस्पॉन्स क्या रहा। ब्रिटिश का रिस्पॉन्स रहा वो है ACC। अब ACC के बारे में आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रखा है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है कि अगस्त ऑफर कब आया, क्रिप्स मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन कब आया। और इसमें यह भी पढ़ रखा होगा आपने कि हमने इन तीनों में से कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट किया था, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक चीज को रिजेक्ट किया था और वो है आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये आपको पता होगा कि हम यहाँ पर दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात क्यों कर रहे हैं। देन इसको याद करने का तरीका यही है कि आपको याद रखना है ACC। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो रिस्पॉन्स था ब्रिटिश का वो रहा था ACC मतलब ए से अगस्त ऑफर, वो आया था 1940 में। देन 1942 में आया क्रिप्स मिशन, वो भी रिजेक्ट हुआ। एंड देन 1946 में आया कैबिनेट मिशन, उसको हमने एक्सेप्ट किया। एंड देन उसी कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली फॉर्म करी नवंबर 1946 में। देन क्वेश्चन इसी साल 2024 में आया कि भैया हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये ध्यान रखना, ये टेम्पररी रहे थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे जो रहते टेम्पररी रहे थे, क्योंकि इलेक्शन तो हुआ नहीं था ना मेंबर्स का, और इलेक्शन होने के बाद ही जो है ना परमानेंट बनते हैं। तो पहले जो रहते वो हमारे रहते सचिदानंद सिन्हा। अब इसको याद कैसे रखोगे आप, वो है सची राजेंद्र प्रसाद। सची से सचिदानंद सिन्हा, एंड देन राजेंद्र प्रसाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं। देन अब आएगा क्वेश्चन कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो आपको याद रखने का तरीका है कृष्ण का मुख। कृष्ण से आपको रखना है VT कृष्णाचारी, सेलेक्टेड एज टेम्पररी वाइस प्रेसिडेंट, एंड देन इलेक्टेड बाय वाइस प्रेसिडेंट इज SC मुखर्जी। तो कृष्ण का मुख, कृष्ण ने आपको रखना है कृष्णमाचारी और मुखर्जी से SC मुखर्जी। फीचर्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। अब इसको याद करने का तरीका है, पहली बात तो आप कैबिनेट मिशन प्लान को CMP एज ए शॉर्ट फॉर्म याद रखो, CMP कैबिनेट मिशन प्लान। एंड इसके फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो आपको अगर इसके फीचर्स याद रखने हैं ना तो उसकी तीन बातों का ध्यान रखो। एक क्या, कैबिनेट मिशन प्लान में हमने बात करी नंबर ऑफ सीट्स की, कि जो इसके मेंबर्स होंगे वो सीट्स कितनी होनी चाहिए उनकी, एंड हाउ सीट्स आर एलोकेटेड, जो सीट्स है ना वो कैसे एलोकेट करेंगे, और वोटिंग मेथड क्या होना चाहिए टू फिल द सीट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितना था 389, दैट इज 389। इसको याद रखना है कि टोटल स्ट्रेंथ क्या थी 389। अब एक चीज और कि इसके अंदर जो ब्रिटिश इंडिया के जो प्रोविंसेस थे
उसके अंदर जो मेंबर्स आएंगे चुनकर वो आएंगे 296 एंड 93 आएंगे कहाँ से, प्रिंसली स्टेट से। बस ये 3 बातों का ध्यान रखना है आपको, नंबर ऑफ सीट्स, हाउ सीट्स आर एलोकेटेड, वोटिंग मेथड चूजन टू फिल द सीट्स, एंड जो सेकंड फीचर्स था वो था सीट एलोकेशन। अब हमने पहली बात कर ली ना टोटल स्ट्रेंथ की, अब सेकंड बात है कि सीट एलोकेशन कैसे करते थे। तो सीट एलोकेशन कर रहे थे हम एमएसजी के अंदर, ठीक है। एक प्रोपोर्शन लिया था हमने कि जो पॉपुलेशन होगी ना वो रफली एक सीट होगी किसके लिए, पर मिलियन पीपल के लिए। जो वहाँ की पॉपुलेशन होनी चाहिए पर मिलियन पॉपुलेशन पे वहाँ से 1 सीट निकल के आएगी। और हमने इसको डिवाइड करा था 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ के अंदर, वो है MSG। एम से आपको पता ही है क्या होगा, मुस्लिम्स, एस से सिख्स और जनरल, जी से जनरल, दैट इज जिसमें मुस्लिम और सिख्स ना आते हो वो आ जाएंगे हमारे जनरल्स में, जैसे हिंदू, ठीक है। थर्ड फीचर क्या होगा कैबिनेट मिशन प्लान का, CMP का, वो है वोटिंग मेथड। वोटिंग मेथड क्या होगा, तो जो कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होंगे, वो हमारे मेथड जो होगा उसका वो होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो हमारे प्रेसिडेंट में भी होता है। आपको पता ही होगा कि हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसके अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। और यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन परहैप्स many might not have noticed could be asked as a potential MCQ. Yes, बहुतों को नहीं पता कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में कि इसके फीचर्स क्या थे। एक चीज बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लेकर आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यह आपका होमवर्क है, वैसे बता देता हूँ मैं, नेहरू जी लेकर आए थे, ठीक है। ऑल पावर एंड अथॉरिटी ड्राइव फ्रॉम पीपल नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, इस बात का ध्यान रखना है। एंड सेकेंड इज ओनली वर्ड्स ऑन द इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक आर मेंशन्ड, नो सेकुलर, नो सोशलिस्ट, नो रिपब्लिक, ये मेंशन थे ही नहीं। स्टेट्स आर गिवन रेजुडरी पावर्स, रेजुडरी पावर्स आपको पता है क्या होता है। फ्रीडम ऑफ वेकेशन एंड एक्शन वाज देयर, किसके अंदर, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लेकर आया था यह आपको पता है, अब नेहरू जी लेकर आए थे। एंड ये भी बात पता होनी चाहिए आपको कि CMP आया था हमारा कैबिनेट मिशन प्लान, इसके अंदर जो मेंबर्स थे वो कौन कौन थे। तो ये ध्यान रखो कि यहाँ पर हमारा P बड़ा है, पास्ट, पुरानी बात होगी ना, पास्ट, तो यहाँ पर हमारा P बड़ा है, तो P जो बड़ा है वो होगा चेयरमैन, P बड़ा है तो P इज चेयरमैन। और P से नाम क्या है, पैथिक लॉरेंस, ये कौन थे उस टाइम पे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इंडिया। एंड ए से आपको 2 चीजें रखनी है, उस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी ब्रिटेन के अंदर, वो थी एटली, एटली किस है, ए से एटली, एटली गवर्नमेंट ने भेजी थी। एंड ए से यह ध्यान रखना है जो इसका मेंबर था वो एवी अलेक्जेंडर भी था। और एस से आपको एक ही बात रखनी है, वो है स्टेफर्ड क्रिप्स, ये वही है 1942 में जो आया था क्रिप्स मिशन के अंदर, ये वही बंदा है। लिमिटेड फ्रेंचाइज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ऑन द बेसिस ऑफ पैट। एक बात का ध्यान रखना, हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, लेकिन जो इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो किसके ऊपर बेस्ड है, एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर बेस्ड है। लेकिन पहले जो इलेक्शन देने का, जो इलेक्शन के अंदर वोट देने का जो राइट्स था वो कुछ ही लोगों का था, और उन कुछ लोगों में कौन आते थे, वो टैट लोग आते थे जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, एजुकेशन होता था और टैक्स होता था। तो ध्यान रखना लिमिटेड फ्रेंचाइज थी 1919 एक्ट वाले में। और याद कैसे रखना है, पैट से याद रखना है, P से प्रॉपर्टी, E से एजुकेशन और T से टैक्स, ये 3 जिसके पास होगा उसके पास ही वोटिंग राइट होती थी, अदरवाइज नहीं थी। कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर जो M है ना वो 2 चीज रिप्रेजेंट करता है, वो है मार्च भी और मई भी। देन दिल्ली में ये रीच हुआ था मार्च के अंदर, और जब सबमिट हुआ वो हुआ मई के अंदर। एक बात को ध्यान रखो, जो हमारे जो मंथ्स होते हैं ना, M से 2 ही चीज होते हैं, एक होता है मार्च और एक होता है मई, ठीक है। तो मई और मार्च में आया, फिर मई तो लास्ट में होता ही है, तो मार्च में चला भी गया, सबमिट हो गया। देन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कौन कौन से थे इस टाइम पे, ये ध्यान रखना, ABCD भैया, अल्फाबेट्स हमारे जो शुरुआत के 4 अक्षर होते हैं ना वही थे हमारे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, इसके अंदर चीफ कमिश्नर होते थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। ए से है यहाँ पर हमारा अजमेर, बी से है हमारा बलूचिस्तान, सी से है कुर्ग और डी से है हमारा दिल्ली। दिल्ली में ध्यान रखना कमिश्नर होते थे, चीफ कमिश्नर, ठीक है। ऑन 24 Jan 1950 when Constituent Assembly held its final session it adopted SAR। अब SAR से आपको पता ही है, एस से हमारा है नेशनल सॉन्ग और ए से हमारा नेशनल एंथम एंड आर से है हमारा
राजेंद्र प्रसाद एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ध्यान रखना, जब हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं ना, उससे 2 दिन पहले हमने इसको अडॉप्ट किया था कि एक तो हमारा फर्स्ट इज नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, दोनों को ध्यान रखना, नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम हमने 2 दिन पहले अडॉप्ट किया था। और वो 2 दिन पहले किससे? हमारे रिपब्लिक डे से। दैट इज 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे होता है और 24 को हमने इसको अडॉप्ट किया था, नेशनल सॉन्ग को, नेशनल एंथम को। और हमारा जो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति बनने थे इंडिया के, वो थे हमारे श्री राजेंद्र प्रसाद जी। देन 2 दिन के बाद हमने क्या करा, 28 जैन को हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इनॉग्रेशन करी 28 जनवरी को। ये ध्यान रखना, किसके 2 दिन के बाद? रिपब्लिक डे के बाद, 2 डेज आफ्टर हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इनॉग्रेशन करी। कमेटी इज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वो कौन सी कमेटी है? वो है सर्फ एक्सेल वाली कमेटी, सर्फ राज। राज से हमारे हैं खुद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और सर्फ से है हमारा, एस से है स्टीयरिंग कमेटी, ए से हमारी एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, आर से हमारी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, और एफ से है हमारी फिनांस एंड स्टाफ कमेटी। अब सर्फ से याद रहेगा आपको कि सर्फ से है हमारा स्टीयरिंग कमेटी, एडॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, और एफ से है हमारा फिनांस एंड स्टाफ कमेटी। अब इसको याद करने का तरीका ये भी है, ये देखो राजेंद्र प्रसाद जी कार चला रहे हैं तो उनके हाथ में है स्टीयरिंग, तो ये स्टीयरिंग कमेटी, और उनके कार के ऊपर हमारा नेशनल फ्लैग है, तो कौन सी कमेटी होगी इनके पास? फ्लैग कमेटी। याद रहेगा, सर्फ कमेटी इन्होंने हेडेड करी थी। किसने करी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने करी थी। अब इसका जो अगला लेक्चर आएगा उसके अंदर मिलते हैं, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं।